Why am I here? Yeah. There are 1,000 dead. For sin attack us. There are 160 million of them. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए टाइम ट्रेवल मूवी से एकदम हटके एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी द ब्लैकआउट एक्सप्लेन करूंगा, जिसे कि कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज किया गया है। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए मैं इसे टोटल 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा और वो दोनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपको एक साथ ही मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। वहीं अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट डालूंगा। और अब चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत किसी अननोन मिलिट्री आउटपोस्ट पर खतरे का सायरन बजते हुए होती है और वहां के सभी सोल्जर दुश्मन का सामना करने के लिए तैनात हो जाते हैं। अब इनकी रडार से इन्हें पता चलता है कि दुश्मन इनसे कहीं ज्यादा विशाल, इनसे तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज हो रही थी। अब खतरा इनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी यहाँ का सीन कट होकर के 1 महीने पहले मॉस्को सिटी की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर हम मिलिट्री ऑफिसर ओलिवर और रायना को एक हैप्पीएस्ट मोमेंट शेयर करते हुए देखते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के एक एरोप्लेन की तरफ मुड़ जाती है और अब वो एरोप्लेन देखते ही देखते अचानक से ही बंद पड़ जाता है और मॉस्को सिटी में ही क्रैश हो जाता है। अब उस प्लेन क्रैश के होते ही पृथ्वी के आधे से ज्यादा हिस्से में ब्लैकआउट हो जाता है। उस ब्लैकआउट वाले हिस्से को मूवी में क्वारंटीन जोन नाम दिया गया है। वहीं अब तक जितनी दूर में लाइट मौजूद है उसे सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे ओलिवर और आयना की तरफ मुड़ जाती है, जहां पे अब न्यूज चैनल में ये दिखाया जा रहा था कि शायद से ये कोई टेररिस्ट अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होता है कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। और अब रशियन गवर्नमेंट बिना समय बर्बाद किए एक स्पेशल टीम को क्वारंटीन जोन में भेजती है और अब मिलिट्री के लोग जैसे ही क्वारंटीन जोन में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे घना काला अंधेरा होता है। और अब क्वारंटीन जोन में लैंड करने के बाद वो लोग नजदीकी बिल्डिंग की पूरी तरह से जांच करते हैं और अब उन्हें धीरे धीरे वहाँ की सीरियसनेस का पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे जानवर से लेकर के इंसान तक सभी मरे पड़े थे। और अब वहाँ पे मरे लोगों के लाशों को देख करके ये पता चलता है कि उन्हें अपनी जगह से उठने तक का मौका नहीं मिला, यानी कि उनकी मौत अचानक हुई। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये थी कि इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उठने तक का मौका नहीं मिला और उनकी मौत तुरंत हो गई। और अब इनकी जांच चली रही थी कि तभी इनके सोल्जर के ऊपर कोई अनजान इंसान हमला कर देता है और वो उनकी गन चुरा करके बिल्डिंग से सीधे नीचे कूद जाता है। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात तो ये कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई से कूदने के बाद भी उस इंसान को कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि जब मिलिट्री के लोग उस पर गोलियां चलाते हैं तब भी वो वहाँ से बच निकलता है। और अब इन लोगों को रियलाइज होता है कि ये लोग किसी आम खतरे से नहीं जूझ रहे और वो लोग काफी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ ये पता करने की, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। और अब देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और आज भी इन्हें ये नहीं पता होता है कि ये लोग किस खतरे का सामना कर रहे हैं। और अब मामले की सीरियसनेस को देखते हुए उन सभी सोल्जर्स को वापस बुलाया जाता है जो कि छुट्टी पर होते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो करके एक और लीडिंग कैरेक्टर यूरी की तरफ मुड़ जाती है। अब यहाँ पे यूरी भी एक सोल्जर होता है और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती है। वहीं उसकी माँ किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और उन्हें ये तक याद नहीं होता है कि उन्हें टाइम से अपनी दवाइयाँ लेनी है। और अब ना चाहते हुए भी यूरी अपनी माँ को पड़ोसी के हाथ छोड़ करके अपनी नौकरी पे लौट जाता है। और अब सारे सोल्जर एक मिलिट्री कैंप में इकट्ठा होते हैं। अभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट मैरिना आती है और वो सभी लोगों से एक बहुत ही अजीब जानकारी शेयर करती है, जहाँ पे मैरिना बताती है कि क्वारंटीन जोन में मिली लाशों की फोरेंसिक जांच करने के बाद उन्हें पता चला है कि उनकी मौत इंडिजिनस न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन से हुई है, जो कि इंसान का शरीर खुद ही प्रोड्यूस करता है। जो कि इन सभी के लिए बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि इंसान खुद ही को पॉइजन कैसे कर सकता है। वही दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि इंसान का दिमाग कैसे ट्रिगर हुआ न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन जनरेट करने के लिए। और अब इतनी जानकारी मिलने के बाद भी इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये सब कुछ कौन और कैसे कर रहा है। इसीलिए वो एक बार फिर से एक टीम को क्वारंटीन जोन में भेजेंगी ताकि वो वहाँ की सीरियसनेस को पता कर सके। वही मैरिया का कहना होता है कि ये मिशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक और टीम को भेजा था कई हथियारों के साथ और वो वापस नहीं आए।
और अब उन सभी लोगों से उनका कनेक्शन टूट चुका है। इसीलिए इन सभी को ये मिशन बहुत ही संभाल के पूरा करना होगा। और अब सभी लोग उस मिशन की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ पे एमाकॉर्ड टीम को भी बुलाया जाता है, जो कि रशिया की एक मेडिकल यूनिट होती है। और इसी मेडिकल यूनिट में ओलेग की गर्लफ्रेंड आयना भी होती है। और अब ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिल पाते उससे पहले ही इमरजेंसी सायरन बजने लगता है और सारे मिलिट्री के लोग दुश्मन का सामना करने के लिए तैनात हो जाते हैं, जिसके बाद सीन सीधे प्रेजेंट समय में शिफ्ट हो जाती है। और अब देखते ही देखते कोई विशाल झुंड उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब वहाँ पे अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन की तरफ उड़ जाती है, जहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान का अटैक नहीं बल्कि जंगली बियर्स का अटैक था, जिसमें इनके बहुत सारे सोल्जर्स भी शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ मारिया और उनके साथी को ये समझ में नहीं आता है कि इतनी ज्यादा मात्रा में बियर्स ने उनके ऊपर अटैक क्यों किया, जिसपे मारिया रिवील करती है कि शायद से इसका जवाब सेंसर्स दे सकता है। अब मूवी में सेंसर्स रशिया का वो डिपार्टमेंट है जो कि हर उस घटना की जांच करती है जो कि इंसान के समझ के परे है। इसके बाद ये सीन सेंसर्स की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर उस फैसिलिटी के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम साशा होता है। और अब साशा को नींद में ही कोई अजीब विजन दिखाई देता है। उस विजन में साशा को कोई मिस्टीरियस आदमी नजर आता है, जिसके पीछे पलटते ही वो झटके में नींद से उठ जाता है। और अब नींद से उठते ही वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जिसका नाम जेनिया होता है। और अब जेनिया साशा को बताता है कि तुम्हारे अंदर माइंड को रीड करने की शक्ति है। अब साशा के अंदर ये शक्ति कहाँ से आई, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब जेनिया साशा को रिवील करता है कि ये सब कुछ वेब अटैक के कारण हो रहा है, जहाँ पर पहला वेब अटैक होते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो गए। वहीं दूसरा वेब अटैक में सारे इंसान और सारे जानवर एकदम से मारे गए। वहीं तीसरा वेब हिट होने पर क्वारंटीन जोन के अंदर जो भी इंसान और जीव थे उनके अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि क्यों हजारों की तादाद में बियर्स ने सर्कल ऑफ लाइफ के लोगों के ऊपर अटैक किया। अब जेनिया साशा से बताता है कि थर्ड वेव हिट होने से पहले हमें ये सब कुछ रोकना होगा और ये सब कुछ रोकने के लिए आईडी उसकी मदद करेगा। जेनिया साशा से बताता है कि तुम्हारे अंदर उस इंसान को ढूंढने की शक्ति है जिसने क्वारंटीन जोन के सभी लोगों को अपने वश में कर रखा है। अब जेनिया साशा से बताता है कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति तब आई जब पहला वेव हिट हुआ। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब पहला वेव हिट हुआ तब साशा वहीं पे मौजूद था और साशा किसी तरह से उस वेव से सरवाइव कर गया और उसकी जान जाने के बजाय उसके अंदर माइंड में झांकने की ताकत आ गई। जेनिया साशा को बताता है कि तुम उस इंसान के माइंड में झांको और मुझे ये पता करके बताओ कि वो इंसान कहाँ पर है। अब जाहिर तौर पे साशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वहीं ये आईडी कौन है ये भी उसे पता नहीं था। और अब कोई और रास्ता ना होने पर वो तुरंत ही बाहर खड़े गार्ड को अंदर बुलाता है और जेनिया को बाहर ले जाने के लिए बोलता है, पर यहाँ पे सरप्राइजिंगली जेनिया साशा के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता है। और अब यहाँ पे जेनिया रिवील करता है कि वो उससे माइंड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। अब उसकी बात सुनने के बाद साशा वहीं पे हैरान रह जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के मिलिट्री आउटपोस्ट की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर अब मिलिट्री की टीम क्वारंटीन जोन के अलग अलग हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है, जिसमें यूरी भी सबके साथ होता है। वहीं पिछले अटैक में ओलेग के पैर में चोट लग जाने के कारण यूरी उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। अभी वहाँ पे आयोना आ जाती है और वो ओलेग को कोई फाइल दे करके उसे मॉस्को डिलीवर करने के लिए भेज देती है, जिसके बाद मिलिट्री की टीम क्वारंटीन जोन में एंटर करती है और एंटर करते ही वहाँ के बिल्डिंग की हालत देख करके सभी को अंदाजा हो जाता है कि थर्ड वेव हिट हो चुका है और क्वारंटीन जोन में फंसे वो लोग जो किसी और के वश में हो चुके हैं उनके हाथ मिलिट्री के हथियार लग चुके हैं। अब यहाँ पे क्वारंटीन जोन के लोगों के पास मिलिट्री के हथियार आखिर आए कहाँ से, तो आपको वो सीन तो याद ही होगा जहाँ पे लेफ्टिनेंट मरीना बताती है कि हमने मिलिट्री के कई लोगों को हथियार के साथ यहाँ भेजा था पर वो कभी लौट करके नहीं आए। और अब क्वारंटीन जोन की सीरियस कंडीशन सर्कल ऑफ लाइफ के लोगों को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बचे लोग अब दंगे फसाद पे उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से ये कोई गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट के कारण हो रहा है। वहीं अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को भी इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं होता है, जिसके बाद अगले ही सीन में हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ एक बिल्डिंग में पनाह लेता है और उसके साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ओलेग को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ किसी सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था और थोड़ी ही देर बाद आयोना अपने मेडिकल टीम के साथ ओलेग को ज्वाइन करती है। वहीं एक जरूरी बात कि आखिर ओलेग यहाँ तक कैसे पहुंचा, कि जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आयोना ने उसे कोई फाइल डिलीवर करने के लिए मॉस्को भेजा था, इसीलिए वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया, जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। और
और अब हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि उस बिल्डिंग में रहते हुए उन्हें 3 दिन हो चुके थे। और अब यूरी नोटिस करता है कि उनके अंदर आने पर एक स्टोर रूम का दरवाजा पहले से बंद था पर अब वो खुला होता है। और अब यूरी की टीम तुरंत ही उस स्टोर रूम की जांच करती है जहां पे उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ पे फूड के तलाश में आया था। और ये देखने के बाद यूरी को यकीन होता है कि वो इंसान दोबारा फिर से जरूर आएगा, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के सीधे साशा की तरफ मुड़ जाती है और अब कोई अनजान इंसान साशा के सामने अचानक ही प्रकट हो जाता है। अब वो अनजान इंसान साशा से बात करने लगता है। वो उसे बताता है कि तुम अपने विजन के जरिए उस इंसान को ढूंढ सकते हो जिसने सभी को अपने वश में कर रखा है, जो कि शायद से वही इंसान है जो कि साशा को उसके विजन में दिखाई दिया था। और यहाँ पे साशा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये इंसान आखिर है कौन। और अब वो पहली बार अपना फेस रिवील करता है और हमें मूवी का पहला प्लॉट समझ में आता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन होता है। भी वहाँ पे मरीना आ जाती है और उस इंसान को खतरा समझ करके अपने मिलिट्री ऑफिसर के साथ उसके ऊपर गन तान देती है। इससे पहले कि मरीना उससे कोई सवाल कर पाती, उसके आदमी उसके ऊपर ही गन तान देते हैं क्योंकि मरीना उस एलियन की तरह दिखने लगी थी। वहीं वो एलियन मरीना की तरह दिख रहा था। ये सब कुछ देख करके मरीना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब वो एलियन रिवील करता है कि वो किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। और अब हमें समझ में आता है कि मरीना उस एलियन की तरह क्यों दिख रही थी, क्योंकि उस एलियन ने मिलिट्री के लोगों को मैनिपुलेट करके ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो मरीना है। और अब उन सोल्जर्स के सामने कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी गन नीचे कर देते हैं। और अब वो एलियन अपना नाम बताता है जो कि आईडी होता है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि ज़ेनिया इसी आईडी की बात कर रहा था। अब मरीना आईडी से सवाल करती है कि वो आखिर है कौन, जिसपे आईडी बताता है कि वो वही है जिसे इंसान भगवान कहते हैं और उसी की तरह मिलियंस में लोग यहाँ पे आने वाले हैं और वो पूरे पृथ्वी के सभी लोगों को गुलाम बना लेंगे। आईडी मरीना से रिवील करता है कि क्वारंटीन जोन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे रेडिएशन रिलीज करने की वजह से हुआ। इसे रिलीज करने की जिम्मेदारी आईडी को मिली थी और ये तब करना था जब चांद समुद्र की तरफ पॉइंट कर रहा हो। पर आईडी ने वो रेडिएशन पहले ही रिलीज कर दिया जब चांद पृथ्वी के आधे हिस्से को पॉइंट कर रहा था। इसीलिए अब उस क्वारंटीन जोन के साथ साथ उस पृथ्वी पे जितनी दूर में ब्लैकआउट हुआ है वहाँ के सभी लोग बस एक पपेट में बदल करके रह गए हैं जो कभी अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं आएंगे। अब आईडी बताता है कि बहुत ही जल्द क्वारंटीन जोन के पपेट सर्कल ऑफ लाइफ के लोगों के ऊपर अटैक करेंगे। अब यहाँ पे भले ही आईडी अपने आप को भगवान बता रहा हो पर असल में वो एक एलियन होता है जिसका सूरज नष्ट हो गया और अब वो अपने लोगों को बचाने के लिए पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। और अब आईडी बताता है कि आज से हजारों साल पहले इंसान साइकोनिक एबिलिटीज और माइंड मैनिपुलेशन जैसी पावर रखता था और इन्हीं के जरिए उन लोगों ने इजिप्ट के पिरामिड और बड़े बड़े इमारतों को बनाया था। अब आईडी बताता है कि इन सभी वेव के ट्रिगर होने से पहले एक जीरो वेव भी ट्रिगर हुई थी जिसके जरिए उन्होंने एक टाइप का वायरस छोड़ा जिससे इंसान या तो उनके कंट्रोल में आ जाएगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो पृथ्वी के सभी लोगों को एक साथ अपना पपेट बना सके। वहीं आईडी के हिसाब से इंसान इनके जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है जो शायद केवल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पे आईडी इंसानों को एक बायोलॉजिकल वेपन बताता है जो कि बहुत ही जल्द सर्कल ऑफ लाइफ के लोगों के ऊपर अटैक करके उन सभी को खत्म कर देंगे। फिर धरती पूरी तरह से वीरान होगी इन लोगों के रहने के लिए। और अब आईडी आर्मेडा शिप के बारे में बताता है जिसके जरिए उनके सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अब आईडी मरीना से बताता है कि उनकी ये प्लानिंग कई हजार सालों से चल रही है। दरअसल यहाँ पे इनकी शिप लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती है, इसीलिए इन्होंने कई जेनेटिक मॉडिफाइड वायरस और रेडिएशन पृथ्वी की तरफ भेजे जो कि लाइट की स्पीड से पृथ्वी तक पहुँच गए। इसका नतीजा आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पे मरीना काफी राहत महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि इनकी शिप को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कई हजार साल लगेंगे। और यहाँ पे आईडी एक और जानकारी रिवील करता है क्योंकि उसके हिसाब से आर्मेडा कल ही यहाँ पे लैंड करने वाला है। क्योंकि आईडी बताता है कि आर्मेडा शिप आज से 3000 साल पहले ही चल चुकी थी पृथ्वी की ओर पहुँचने के लिए। आईडी मरीना से बताता है कि हमारा और इंसान का डीएनए एकदम एक जैसा है क्योंकि ईश्वर ने उन दोनों को एकदम एक जैसा बनाया और इंसान उनका मॉडिफाइड वर्जन है, इसीलिए इंसानों की मौत हो जाती है। वहीं ये लोग कभी मरते नहीं हैं क्योंकि इनके सेल्स अपने आप ही रिन्यू होते रहते हैं। और यही कारण था कि आईडी जब 2000 साल पहले पृथ्वी के लिए निकला था और आज भी वो एक ही जैसा दिख रहा था। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम यूरी को देखते हैं जिनका बिछाया हुआ ट्रैप काम कर जाता है।
जब वो लोग उस ट्रैप में देखते हैं तब वहाँ पे कोई खतरनाक नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि बेहोश होता है। अब उसे लेकर के वो लोग बिल्डिंग में आ जाते हैं और अब होश में आने के बाद वो लड़का बताता है कि वो यहाँ पे खाने की तलाश में आया करता था। वो बच्चा मिलिट्री के लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो अचानक से ही मिलिट्री के एक ऑफिसर पे हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। कोई और रास्ता ना होने पर ऑफिसर्स को उन्हें शूट करना पड़ता है। अब यहाँ पे इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक बच्चा उनके ऊपर हमला क्यों करेगा और यहाँ पे आईडी की बात सच होती नजर आती है क्योंकि अब हजारों की तादाद में पपेट्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते सभी के बीच में पृथ्वी को हथियाने के लिए जंग शुरू हो जाती है। और इसी के साथ द ब्लैकआउट का पार्ट 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे जरूर देखें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसके बारे में हमें लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।